क्या आपको पता है रन अवे क्लाइमेट चेंज क्या होता है? मुझे भी नहीं पता था। मुझे तब पता चला जब मैंने सोनम वांगचुक से पूछा था कि अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा, ऐसे ही हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहा तो 2050 तक, मतलब आज से सिर्फ 25 साल बाद हमारी धरती कैसी दिखेगी। मुझे तब पता चला था। तो ऐसे ही चलते रहें तो सबसे पहले तो पानी की समस्या होगी। पानी की समस्या होगी, जो ज़ख़ीरे हैं पानी के, रिजर्वायर्स, वो सब पिघल जाएंगे। फिर जब ग्लेशियर्स नहीं रहे तो बारिश पे डिपेंड करेंगे। बारिश तो जैसे ही आता है वैसे ही बह जाता है, और बह भी ऐसे जाता है कि वो नाश करता हुआ बहता है। ग्लेशियर्स एक्चुअली बैटरी है पानी के, जिसमें जब भी गिरे बर्फ़ वो वहीं रुक जाएगा ऊंचाइयों पर, और नीचे धीरे धीरे आएगा, डिस्चार्ज धीरे धीरे होगा। और क्लाइमेट चेंज के साथ बर्फ कम और कम पड़ता जाएगा। जो अच्छी बात है वो कम और कम होगा, बारिश ज़्यादा और ज़्यादा होता जाएगा। जब ज़रूरत होगी मिलेगा नहीं खेती करने को, जब नहीं चाहिए तब बाढ़ आ जाएगा। तो हालत सोचिए आप। फिर जब तापमान बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर जाएगा। 45-50 जा रहा है, कहाँ जाएं? फिर लोग भागने लगेंगे। भागने का एक और कारण भी होगा, वो सिर्फ फिजिकल कंफर्ट नहीं होगा। वो तो चलो आप एसी लगा देंगे, कुछ कर देंगे, जिससे समस्या और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। और 35-36 डिग्री से फोटोसिंथेसिस बंद होना शुरू हो जाता है, तो आपके क्रॉप्स फेल होंगे, खेत नहीं पकेंगे, सब्जियां नहीं बनेंगे, प्लांट्स अपना काम बंद कर देगी फोटोसिंथेसिस, जिस पे कि हम जीते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं। और प्लांट्स अगर नहीं बनने लगें तो फिर कोई वजह नहीं रहेगा, इतनी गर्मी, खाने को कुछ नहीं, न पीने को पानी। तो फिर लोग उधर जाएंगे जहां अभी भी शीतल है, यूरोप, ग्लोबल नॉर्थ। और फिर जंगें होंगी, वो आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो चारों तरफ तबाही होगी, आग होगी, युद्ध होगा। Then when temperature rises further beyond a point, तो नॉर्थ पोल के अराउंड जो सारा परमाफ्रॉस्ट है जो आप बोल रहे थे, वो सब पिघलने लगेगा। तो वो पिघलेगा तो सदियों बल्कि करोड़ों सालों का जो मीथेन उसमें कैद है वो रिलीज होगा। तो फिर ग्रीन हाउस गैसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। तो फिर जिसे कहते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंज, फिर कुछ रोके भी नहीं रुकेगा। मतलब एक छोटी सी धारा निकलती है अगर आपके बांध से, उसको तो रोक सकते हैं ना। जब वो बड़ी बन जाए फिर उसके बाद फिर वो एक्सपोनेंशियल स्पीड पे बढ़ने लगेगा। फिर बहुत जल्द हर तरफ से युद्ध होंगे, खाना नहीं होगा, वगैरह वगैरह से। एंड जब मैंने जाना मुझे समझ में नहीं आया कि अगर ये हमारा फ्यूचर है तो हम आज भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। और आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यूज सुनते हो तो आपने कई बार सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और हर दूसरे हफ्ते एक ऐसी न्यूज आती है कि डर और बढ़ जाता है। जनवरी हिस्ट्री की सबसे गर्म जनवरी, फरवरी हिस्ट्री की सबसे गर्म फरवरी, मार्च सबसे गर्म, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और हाल ही में अक्टूबर भी सबसे गर्म अक्टूबर अभी तक का। एंड इन जनरल 2024 भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वार्मेस्ट ईयर बना, जस्ट लाइक 2023 एंड 2022। और अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। लद्दाख में एसी बिकने लगे हैं, ओम पर्वत पे बर्फ खत्म हो गई, केरला में बाढ़ आ रही है, यहाँ बाढ़ वहाँ साइक्लोन, हर महीने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यूज। और ये सब इंडिकेट करता है कि हमारा इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है। और फिर जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो समझ में आता है कि यार ऑलमोस्ट नील कवरेज है। एंड देन यू वंडर व्हाई क्लाइमेट चेंज, द मोस्ट डेंजरस थ्रेट, हैज द लीस्ट कवरेज। परहैप्स अगर उसको विदेशी साजिश बता देंगे तो शायद थोड़ा लोग ध्यान दे देंगे। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जबकि बहुत क्लियर है कि कितना भी तुम भगवान के नाम पे लड़ लो, खतरा इतना बड़ा है भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। एंड आई थिंक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रॉब्लम की सीरियसनेस लोगों को अभी तक अच्छे से पता नहीं चल पा रही। मतलब कोई ऐसी वीडियो नहीं है अभी इंटरनेट पर जो आपको पूरा देख के बता दे कि अरे भाई ये सब चीजें हो रही हैं, और अगर नहीं संभले तो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। इसलिए अगर कमजोर दिल के हो तो वीडियो आगे मत देखना, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा खतरा है और कितनी जल्दी कितने ज्यादा लोगों की जान जाने वाली है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, दिल दहला देगी, कान सुन कर देगी। बेसिकली अभी पुर्जे पुर्जे खुल जाएंगे आपके। देखो, एक बहुत गलत धारणा है कि क्लाइमेट चेंज इज जस्ट ग्लोबल वार्मिंग, मतलब तापमान बढ़ेगा आगे जाके, गर्मी बहुत हो जाएगी।
जो कि गलत है। देखो, क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर, ये एसी की एफिशिएंसी और कपड़े की चॉइस तक सीमित नहीं है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि मौसम हो गया मारू, मुंडी उल्टी पुल्टी हो गई है। देखो, अभी ना वेदर पैटर्न्स है, आपको पता होता है कि मई में गर्मी आएगी, दिसंबर में सर्दी होगी, बट क्लाइमेट चेंज से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। मई तक सर्दी चल सकती है और दिसंबर में गर्मी हो सकती है, फरवरी में बारिश आ सकती है, अप्रैल में पतझड़ हो सकता है, कुछ पता नहीं चलेगा, सब मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। अंग्रेजी का टर्म है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एंड सिर्फ एक जगह गर्मी बढ़ रही है ऐसा नहीं है, दुनिया भर में अलग अलग जगह ऐसी इवेंट्स हो रहे हैं जो इसमें साइंटिस्ट बोल रहे हैं दैट द वर्ल्ड एज वी नो इट इज चेंजिंग। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखिए, और नीचे समुद्र में जाते हैं, कोरल रीफ्स दिखाते हैं, वो खत्म हो रहे हैं दुनिया भर में। सहारा रेगिस्तान में बारिश आ रही है, हिमालय में बर्फ पिघल रही है, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, साउथ अमेरिका में सूखा पड़ रहा है और एंटार्क्टिका में ग्रीनरी हो रही है क्योंकि बर्फ पिघल रही है। ये ऐसी न्यूज है जो पहले कभी नहीं आती थी, पर अब चीजें हो रही हैं तो सुनने को मिल रही है। एंड थिंग्स आर नॉट जस्ट हैपनिंग अबव द सी, समुद्र के अंदर बिलो सी लेवल भी हो रहा है। जो हवा का टेम्परेचर बढ़ता है उसको ओशियंस बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, फिनोमिनन है। अब क्योंकि ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस एसिडिफिकेशन से कोरल ब्लीचिंग हो रही है, मतलब समुद्र की सतह पे जो वेजिटेशन है वो खत्म हो रहा है। तो फिर मछलियां नहीं खा पाएंगी, मछलियां नहीं खा पाएंगी तो भाई मछलियों से और जो मछलियां खाती हैं, जो समुद्र तट पे लोग रहते हैं, पूरा एक फूड चेन है, वो सब खराब हो रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो डॉक्यूमेंटेड है 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब लोगों को खतरा है। अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हो तो बिलियन में नंबर यहाँ भी आ रहा है। जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो बस यही बोला जाता है कि भाई गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, विच इज पार्ट ऑफ द ट्रूथ। गर्मी बिल्कुल बढ़ रही है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग हिमाचल के कांगड़ा गए थे, वहां जहां लोग स्वेटर में जाते हैं, पहाड़ बर्फ एंजॉय करते हैं, बर्फ का तो नामो निशान नहीं था भाई। 5000 फीट की ऊंचाई पे 5 सेकंड भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी गर्मी है। एंड ये वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ, आपको बस अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि नहीं भाई, क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ वार्मिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और जब ये पूरा इकोसिस्टम खराब होता है, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स से इंक्लूड होते हैं, तो सॉइल डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, फसल में भारी गिरावट आई है। उसके ऊपर हर साल या तो सूखा पड़ रहा है या तो बाढ़ आ रही है। और इससे पता कितने लोग खतरे में? 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो ज्यादातर अफ्रीकन एशियन रीजन में, मतलब हम दोनों तो पक्के में। एंड ये सुन के इतना बेबस लगता है क्योंकि वैसे ही हम कहाँ आजकल अच्छा खाना खा पा रहे हैं, और अब फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो गई है। एंड व्हाट्स आयरॉनिक इज कि क्लाइमेट चेंज में इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा है, और यहीं पर एक ये नॉन इशू है। अभी तक कोई भी क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियसली बात नहीं करता। देहरादून में एक प्रोटेस्ट, उसके बाद से कोई भी क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं ले रहा। जबकि हिंदू कुश ग्लेशियर, जहां से हमारी गंगा, यमुना, ज्यादातर नदियां निकलती हैं, जहां से बनारस, कानपुर, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक पूरे प्लेन्स में जितने करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, वो आबादी सचती है, वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है वो रेड जोन में। अगर आप हिंदू कुश ग्लेशियर से ले लो ना, तो भाई लगभग 160 करोड़ लोग प्लेन्स में, 24 करोड़ लोग माउंटेन में, लगभग 2 अरब की आबादी है। सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे साउथ एशियन रीजन में 2 अरब की आबादी है जो इन नदियों पे डिपेंड करती है। पर क्लाइमेट चेंज कास्ट और रिलीजन के पॉलिटिक्स में इशू बन ही नहीं रहा। अभी भी सबको लग रहा है कि सिर्फ बर्फ पिघलेगी, थोड़ी गर्मी हो जाएगी ज्यादा, कोई नहीं, जहाँ 22 डिग्री में सोते थे वहां 20 डिग्री में सोने लगेंगे। पर ऐसा नहीं है, पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है, और इंसानों को तो इम्पैक्ट कर रहा है, जानवरों को तो कर चुका है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक अभी रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि 75% ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी डेड। मतलब आज से 200 साल पहले अगर 100 जानवर हुआ करते थे धरती में, तो अभी सिर्फ 25 बचे। 75% ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज डेड एंड नो वन इज गिविंग अ शिट। सोच के देखो यार, कहाँ दिखते हैं वो चिड़िया, वो गिद्ध, वो डॉल्फिन, सब तो खत्म हो गया, आधे जंगल मिटा मारे हम लोगों ने। एंड व्हाट्स आयरॉनिक हियर इज कि आज नेशनलिज्म को सबसे बड़ा इशू बनाया जाता है कि तू मुझसे अग्री नहीं करता, तू पाकिस्तान चले जा, तू अफगानिस्तान। आप जाओगे, आप अपना देश छोड़ के माइग्रेट करोगे, पर उसका रीजन आपका रिलीजन नहीं, क्लाइमेट होने वाला है। कहा जाता है कि क्लाइमेट माइग्रेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होगा। वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि 2050 तक जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स हैं, वो लोग जो अपने एरिया को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उनके एरिया रहने लायक ही नहीं बचेगा। या तो पानी वहां पे खत्म हो जाएगा, वहां पे गर्मी इतनी होने लगेगी कि वो दूसरे देश माइग्रेट करना चाहेंगे। ऐसे क्लाइमेट माइग्रेंट्स की संख्या होगी 22 करोड़। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एरिया है, जो दिल्ली, यूपी, बिहार, हिंदी हार्टलैंड का एरिया है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट से ऊपर जाने वाला है। मतलब हम और आप, हो सकता है अपना घर छोड़ना पड़ जाए, और ज्यादा दूर की बात नहीं है, 10 या 20 सालों के अंदर हो जाएगा ये। देखो, मेरा वीडियो बनाने का पॉइंट आपको डराना नहीं है, पर लाखों लोग मारे जा चुके हैं, और अगर नहीं समझे तो करोड़ों लोग मारे जाने वाले हैं।
इस डर का लोगों में होना जरूरी है। अब क्लाइमेट चेंज कल होने वाला नहीं है, परसों हो चुका है। कोई भी इंसान जो चीजों को रैशनली देख पा रहा है, बहुत क्लियर है कि 2030 तक ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू बन जाएगा। एंड लेट दिस बी पुट ऑन रिकॉर्ड कि इट्स 2024 एंड वी आर नॉट गिविंग अप। आज भी टीवी पर हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में, ईसाई खतरे में, तुम सब खतरे में हो। और जब टेम्परेचर 55-60 के ऊपर जाएगा ना, तो मंदिर मस्जिद में एसी लग जाएंगे, तुम घर में बैठे रह जाओगे। पर मेरा काम है ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाना, आपको बताना, क्योंकि आपका पता होना जरूरी है कि आज जो सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा खतरा है वो कितना बड़ा खतरा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, हम क्या कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या कर रहे हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। बात है 19वीं सदी की, आफ्टर आवर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, जब हमने शहर बनाने शुरू किए, गाड़ियां बनाना शुरू की। जब ये इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हुई तब कार्बन एमिशन शुरू हुए, और तब एनर्जी का इकलौता सोर्स था कोयला। तब हम कोयला जलाते थे, एनर्जी जनरेट करते थे और उससे डेवलपमेंट होता था और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर बात है 1938 की, जब एक स्टीम इंजीनियर था कैलेंडर नाम का, तो उसने क्या किया कि उस टाइम पे 147 वेदर स्टेशंस का डेटा कलेक्ट किया और उसने पाया कि पिछले 50 साल में, जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, तब से जो वर्ल्ड ओवर टेम्परेचर है, अगर आप एवरेज मिलाओ तो देखो कि 0.3 डिग्री का चेंज आया है। एंड दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। और उसने अंदाजा लगाया क्योंकि एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा CO2 रिलीज हुआ है रिसेंटली, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। बट इनिशियली किसी ने भरोसा नहीं माना उसका। एंड फ्रॉम दैट टाइम टू द एंड ऑफ लास्ट डेकेड, मेनी पीपल कंसिडर्ड क्लाइमेट चेंज टू बी अ होक्स। Global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. बस अभी की 2-3 सालों देख के लिबरलबाजी हो रही है बस। बट 1938 में जब इस लड़के ने पता लगाया, उसके बाद से चीजें थोड़ी थोड़ी और क्लियर होने लगी और डेटा पॉइंट सामने आने लगी, जिसमें पता चलने लगा कि हाँ भाई, शायद क्लाइमेट बदल रहा है। गर्मी थोड़ी और बढ़ गई है, ग्लेशियर्स थोड़े और पिघल गए हैं, ओशन लेवल थोड़ा राइज करने लगा है। इट वाज द ईयर 1979 जब पहली बार क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ और दुनिया भर के जितने भी देश हैं सब साथ में आए और उन्होंने माना कि भाई हाँ, क्लाइमेट चेंज कुछ हो रहा है और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ पता लग गया कि कुछ करना है। क्या करना है वो पता चला 1992 में, जब न्यूयॉर्क में क्लाइमेट की एक ग्लोबल समिट हुई, तो जहां उन्होंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इन सबको कम करते हैं, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पर कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन हुआ उसके 23 साल बाद। आज भी अगर आप पूरी ह्यूमन हिस्ट्री खंगालोगे तो एक ये पॉइंट है 2015 पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, जहां पॉइंट आउट कर सकते हो कि दुनिया भर साथ में आया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है और ये चीज हम करेंगे। सबको लेकर क्लाइमेट टारगेट सेट हुए और डिसाइड किया गया कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। दिस वाज कॉल्ड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और उसके बाद से हर दूसरे साल एक कॉप समिट होती है, जहां पर देश आते हैं और अपने क्लाइमेट गोल सेट करते हैं। जैसे इंडिया ने सेट किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस पे चले जाएंगे, मतलब कि टोटल क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे। अभी हम EV पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, जैसे वैसे। द एम इज टू कंट्रोल ग्लोबल टेम्परेचर विद इन 2 डिग्री C, 2 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं बढ़ने देना। क्योंकि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर अगर 2 डिग्री C से ज्यादा बढ़ गया तो क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी है। फिर क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी की स्पेलिंग और मायने अगर आप नहीं समझो तो ज्यादा बेटर है। सुनने में देखो, हम जैसे एवरेज लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत माइन्यूट लग सकता है, पर यही है जो पूरा डिफरेंस बनाता है। वर्ल्ड इकोसिस्टम बहुत बैलेंस्ड होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो वर्ल्ड टेम्परेचर 1850 तक सिर्फ 0.06 डिग्री चेंज किया था। 1982 से ये रेट 0.2 डिग्री C पर डेकेड हो गया। अभी भी 1 डिग्री से नीचे है, लेकिन 3 गुना राइज है। और फिर जब IPCC की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि भाई 1.3 डिग्री तक तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। और तो अब आप सोचो, इतना कांड कलेश, अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना, रेगिस्तान में बर्फ का आना, ये सिर्फ 1 डिग्री के चेंज पे हुआ है। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। 0.1 डिग्री से 0.2 डिग्री C में जितना चेंज है, उतना ही चेंज 0.2 से 0.3 में नहीं है, डबल है। तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो आप सोचो कि 1 डिग्री में अगर इतना हो गया तो 2 डिग्री में क्या ही हो जाएगा। और साइंटिस्ट ने बोल दिया कि 2 डिग्री चेंज तो हो ही जाएगा। अब सवाल ये है कि हम डिजास्टर को कैटास्ट्रोफी बनने से रोक सकते हैं। और तब मैं ऐसे लोगों से रिलेट करता हूँ जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं कि क्या फायदा, दुनिया तो खत्म होने वाली है। क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल मरना है तो आज मरो फिर। एंड अगर आपकी एज 15 या उससे ज्यादा है, अगर आप एक कपल हो, तो सोच के देखो आज की डेट में ऐसे माहौल में अगली पीढ़ी लाने का क्या सेंस बनता है। एंड तब सवाल उठता है, इज इट वर्थ इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब आपने वो मीम देखा होगा ना कि क्या फायदा ग्लेशियर बचाने का, ये साले डूब के मर जाएंगे। भाई वो डूब के, झुलस के, भूख से मर तो जाएंगे ही। तब सवाल उठता है दैट इज इट इवन वर्थ इट।
क्या सेंस बनता है ऐसे टाइम में जब हम क्लाइमेट फिक्स नहीं कर रहे, अगली पीढ़ी को लेके आना, वो कितनी परेशानियां झेलेंगे। इलॉन मस्क की कसम, मार्स पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि धरती तो हम रहने लायक नहीं छोड़ रहे। एंड लोकल पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बट आप सोच के देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वर्ल्ड ओवर कंट्रीज एक साथ आ रही है। कब हुआ है ऐसा? 2 ही बार हुआ है मेरे ख्याल से, एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और एक कोविड के टाइम पे, जब दुनिया भर की कंट्रीज एक साथ आई है। अब तो ओलंपिक्स में भी सारी कंट्रीज एक साथ नहीं आती। इंडिविजुअल लेवल पर अब आप क्या कर सकते हैं? देखो, अब मेरा मानना है कि एक व्यक्ति इस चीज में कुछ नहीं कर सकता, बड़े लेवल पर कलेक्टिवली पॉलिसी चेंज की जरूरत है, तब जाके क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। बट फिर भी आप इंडिविजुअल लेवल पर 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, एज एन इंडिविजुअल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी चीज खरीद रहे हो, जिस भी फास्ट फैशन में जा रहे हो, सबका एक कार्बन कॉस्ट होता है। सबको बनाने में रिसोर्सेज लगते हैं, सबको बनाने में एनर्जी लगती है। तो अगर आप 4 जूते पहनते हैं तो 3 जूते पहनने लगो, 3 पहनते हैं तो 2, और आपका जो रिसोर्सेज है, आपका कार्बन फुटप्रिंट है, उसको कम से कम तक लेके आओ। कम से कम फालतू की चीजें खरीदो, ज्यादा से ज्यादा चीजें रिसाइकिल करो। दूसरी चीज जो शायद काफी लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, बट आपको डायलॉग याद होगा, समटाइम्स द राइट थिंग टू डू एंड द डिफिकल्ट थिंग टू डू आर यूजुअली द सेम थिंग। तो जो दूसरी चीज है वो है कि हमको एक नॉन वेजिटेरियन, एक सात्विक डाइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मीट होता है उसका कार्बन कॉस्ट ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप क्लाइमेट के बारे में जेन्युइनली केयर करते हैं तो एक वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाएं। और तीसरा, जो आप अकेले नहीं कर सकते, हम सबको मिलके करना पड़ेगा, वो कि क्लाइमेट इशू को एक पॉलिटिकल, एक इलेक्टोरल इशू बनाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को लेके हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, नेताओं को भाषण में क्लाइमेट चेंज को लेके बात करनी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज पर हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। जो देहरादून के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ऐसे बाकी सिटीज के लोगों को भी खड़े होकर अपने क्लाइमेट को लेकर आवाज उठानी चाहिए। अगले जब चुनाव हो तो क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा होना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज है जो आप आज स्टार्ट कर सकते हो। जितना मैंने पढ़ा समझा, मेरा फर्ज था एक वीडियो बनाने का, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मुद्दा आपका धर्म नहीं है, आपका पर्यावरण है। Not religion, it is the environment we have to protect. दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, स्टोरीज पर लगा सकते हो, इस पार्ट को कट करके इसके रील्स बना सकते हो, जो करना है करो, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि क्लाइमेट चेंज देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज पर आवाज उठा रहे हैं, पर उस आवाज को और मजबूत करने की जरूरत है। हम सब साथ में मिलकर एक नारा लगाएंगे तो शायद एक मूवमेंट बन सकता है। तो इसलिए वीडियो को आप जहां जिसके साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए, और लोगों को बताइए कि भाई धर्म, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा इस टाइम पर देश का, दुनिया का, आपका, मेरा, हमारा, सबका सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज है। और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उसमें जाके रजिस्टर करो फॉर अनअकैडमीज UCSC टेस्ट अवेलेबल फॉर ऑल UPSC एस्पिरेंट्स ऑन 10th of November सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे। कंडीशंस अप्लाई।